आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। जो भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला बखूबी अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए हम लोग असेंबली के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। भिवंडी की सियासी मैदान से रोजाना कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है। आज भी एक खबर सामने आई है कि भिवंडी से वारिस पठान एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे या किसी को जिताने के लिए, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। लेकिन बात चिंता की जरूर है कि भिवंडी क्या इतना लावारिस हो गया है या भिवंडी की AIMIM इतनी बेबस हो गई है कि अब उसे भिवंडी का ऐसा कोई मजबूत सिपाही नहीं मिला जो अब उसे मुंबई से उम्मीदवार को लाना पड़ रहा है। जैसे कुछ साल पहले रईस शेख 15 दिन पहले भिवंडी आते हैं और एमएलए बन जाते हैं, मगर यहाँ कमजोरी AIMIM के जो सदर है भिवंडी के उनकी है, जो इतने सालों में ऐसा कोई 30 मार खां नेता नहीं बना पाए। जबकि नेताओं को ढूंढने में अगर एक नजर डालें तो भिवंडी से हैदराबाद का सफर इमरान, वली मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी भी तय कर चुके हैं। अगर भिवंडी चाहे तो इन्हीं में से एक को खड़ा कर सकता है, मगर अब वारिस पठान का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि पूरा भिवंडी शहर वारिस पठान को जानता नहीं है, इसलिए शहर में घूम घूम कर आम जनता को बताना पड़ेगा कि वारिस पठान कौन है। क्योंकि आम जनता भिवंडी के नेता को अच्छी तरीके से जानती है, मगर बाहरी नेता को नहीं। इस शोशे के बाद दूसरे खैमे में खुशी की लहर है। वो इस खुशी में मुब्तला है कि अब महेश चौगले आराम से जीत सकते हैं। क्योंकि इन्हें अगर कोई खतरा था तो विलास आर पाटिल से, क्योंकि वो तमाम मुसलमानों के वोट खा जाएंगे। तो फिर अब जेल में बंद खालिद गुड्डू का क्या होगा? क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। उस पर सोने पर सुहागा समाजवादी पार्टी से रियाज अहमद आजमी, जिन्होंने खिदमत खल्क करके लोगों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है और अब वो भी एक मजबूत दावेदार की हैसियत से सामने हैं। तो अब वारिस पठान इन तमाम दिग्गज उम्मीदवारों का मुकाबला किस तरीके से कर पाएंगे? मामला संगीन है लेकिन मजेदार भी। अब देखना ये है कि हेड ऑफिस यानी AIM के सदर क्या ऐलान करते हैं। क्या वो वारिस पठान को भिवंडी से लाएंगे? आइए इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं जिन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात की। देखिए, भिवंडी के अंदर कुछ दिनों पहले माइनर से फसादात हुए थे, जिसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, डिटेन किया था। तो वहाँ की आवाम का मुझे फ़ोन आया था, वारिस भाई ज़रा आकर थोड़ा मिलिए, बात करिए। तो मैं गया वहाँ पर, DCP साहब से मुलाकात की, सीनियर वरिष्ठों से मुलाकात की और मैंने कहा कि जो भी है आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक ही समुदाय को आप टारगेट मत करिए, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वहाँ मिला तो अब वहाँ पे लोगों से मैं मिलता हूँ जाके, क्योंकि भिवंडी में मेरे भी काफ़ी जानने पहचानने वाले लोग हैं और भिवंडी से मेरा पुराना राब्ता रहा है, ताल्लुकात रहे, हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी। तो मैं वहाँ पे लोगों को मिला, सबसे बस खैर पूछा। तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि वारिस भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप देखिए, पहले भी मैं भिवंडी में आया हूँ काफ़ी बार, इसके पहले भी हुआ था एक मरतबा इशूज़, तो मुझे वहाँ से लोगों ने बुलाया था, मैं गया, मिला लोगों से और हर दुख दर्द में मैं तो सबके साथ खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भी देखिए, चुनाव बहुत अनकरीब है। अनकरीब चुनाव में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियाँ हिस्सा लेने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम भी लड़ेगी, पूरी ज़ोर शोर से लड़ेगी। अब वारिस पठान एक मजलिस का सिपाही है। पार्टी क्या फैसला करती है, कहाँ से मुझे लड़ाने का बोलती है, पूरा पार्टी पे डिपेंड होता है, पूरा पार्टी पे डिपेंड। अगर पार्टी बोली बाइकल्ला से लड़ो, वारिस पठान बाइकल्ला से लड़ेगा। पार्टी बोली भिवंडी से लड़ो, वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा। मुमरा बोले, गोवंडी, जहाँ भी पार्टी फैसला करेगी कि हमको वारिस पठान को यहाँ से लड़ाना है, यहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला फैसले का सम्मान करूँगा। और मगर आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो लोग मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं मुझे भिवंडी से, तो मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत जताने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे तकरीबन कम से इस लायक समझा कि हम आए भिवंडी के अंदर, वहाँ से चुनाव लड़े, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है।
लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूँगा। माइनॉरिटी की आवाज़, माइनॉरिटी पे जो तकलीफ़ात मुश्किलात आ रही है उसके लिए तो हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलवक्त जो देश का वातावरण चल रहा है, आप तमाम देख रहे हो, तमाम के सामने के वातावरण किस तरह से हो रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भाजपा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में उनकी जमीन उनको खिसकती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास के नाम पे सरकार फेल हो गई, विफल हो गई। अब वो अपने पुराने जो एजेंडा है, पुराने एजेंडा पे चलेंगे। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, अब पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, घुसपैठी आएंगे, ये सारी चीजें लाकर वो लोगों के ध्यान को भटकाएगी, पोलराइज करेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, क्योंकि विकास के नाम पे फेल हुआ। अब उसने क्या शुरू किया, अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप हम सब देख रहे हैं, अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ बेलगाम घोड़ों की तरह जाओ और जुबान से अनाप शनाप बकवास करो। और सबसे बड़ा पोलराइज करने का तरीका क्या है? मुसलमानों के खिलाफ बकवास करो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो, सियासत चमकाओ। जिसका नतीजा हमने क्या देखा? पहले आया रामगिरी ने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज करे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बाजू में बिठाए और शिंदे साहब ने कहा कि मैं देखता हूं रामगिरी के बाल को भी कौन कैसे हाथ लगा सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब सरकार की शय में इस तरह की अनाप शनाप बकवासें की जा रही है। उसके बाद कुछ दिन नहीं गए तो आ गए छोटा चिंटू, छोटा चेतन, छोटा चड्डी बोलता हूं मैं उसको, क्या है वो, राणे क्या है, हाँ वो आया। अब वो भाई ने तो आके सीधा ये बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे, चुन के मारेंगे। क्यों अल्फाज सरकार सो रही है, कोई बोलने को, ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं। हम तो बोलते भाई देख भाई आजा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, जिस मस्जिद में तू बोल मैं बैठता हूँ, तू आजा। आएगा तो इंशाल्लाह तू 2 टांग पे, लेकिन जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर, ही तो गारंटी है मेरी। हलवा है, मुसलमानों को मार देंगे, चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? देखो मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम लोग कायदे कानून का पालन करते, संविधान को मानते, इसलिए खामोश बैठते। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो, संवैधानिक तौर से चलते। लेकिन इस तरह की अनाप शनाप बकवास करा के भाजपा सरकार महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब कर दी, पूरी तरह से खराब करने की कोशिश करिए। अब बोल रहे हम, अब तो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है महाराष्ट्र में, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। यह आ गया यति नरसिंहानंद खबीस, इसने तो हद पार कर दी। इस हमारे हुजूर की शान में ऐसे अल्फाज उसके जो मैं आपके चैनलों के तरह बोल भी नहीं सकता हूं। उसके खिलाफ एहतजाज, उसके खिलाफ अरेस्ट, उसके खिलाफ हमने FIR की मांग की। हमने कहा FIR नहीं, FIR का खेल बहुत हो गया। पहले भी उस पर FIR हुआ था, अरेस्ट हुआ, बेल पे आया, छूट गया। उसको बेल की कंडीशन थी कि बाहर आके अनाप शनाप बकवास नहीं करना, फिर भी वो बोलता गया। अब हम चाहते हैं कि उसके ऊपर NSA का कानून लगे, उसके ऊपर UAP का कानून लगे और सख्त कानून की तरह उसको अंदर डाले। हम देखिए, जब मैंने प्रोटेस्ट रैली निकाला तो नरसिंहा इसका ये हुआ था रामगिरी का, तो इम्तियाज भाई जो हमारे महाराष्ट्र के सदर थे, उन्होंने कॉल दिया था कि तमाम अपने मुसलमान जो भी आशिक रसूल है वो आइए, हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, रस्तों पे जाएंगे, CM को मिलेंगे, मुंबई जाएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया, चलो मुंबई तिरंगा रैली का नारा दिया। और यकीन मानिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र के इतिहास में कभी मुसलमानों ने नहीं निकाली। सब आ गए, तमाम लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी के थे वो अब सब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ के सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में पूरे के पूरे मुसलमान रास्ते पे उतर गए। आप सबने देखा क्या हालत था। हम संविधान देना चाह रहे थे CM साहब। संविधान क्यों? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। अगर वारिस पठान पे कलम लगती है तो वही कलम हमारे दूसरे हिंदू भाई उस पर भी लगना चाहिए। मगर यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ती दिख रही है, कायदे कानून का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। अब वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उस अशार पढ़ने पर उनको इमीडिएट अरेस्ट किया
और गुजरात में पासा एक्ट के तहत उनको हिरासत में लेकर डाल दिया। आज तक उनको जमानत नहीं। तो ये नरसिंहानंद ने तो पूरे के पूरे देश के विदेश के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई। इसने भारत देश का नाम विदेश में खराब कर दिया। इसने दंगा भड़काने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये पूरा हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। तो सरकार इसको क्यों अरेस्ट नहीं करके यूएपीए क्यों नहीं लगाती? और जब तक इनको शय ना हो ना सरकार की, तब तक इतनी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकती। पूरा बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी और आरएसएस इनको पूरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मगर ताज्जुब और सोचने वाली बात यह है कि इस पे ऊपर भी प्रोटेस्ट कोई कर रहा है, आवाज उठा रहा है, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। हैदराबाद के अंदर हमारे पूरे असद ओवैसी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो और सारे एमएलए एमएलसी जाकर एफआईआर किए। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रेसिडेंट जो उत्तर प्रदेश के शौकत भाई, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया। मुंबई के अंदर भिवंडी के अंदर जहां मजलिस है वहां पर भी हमने एफआईआर रजिस्टर करवाया सब तरफ। तो हम लोग सब करेंगे, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो एहसान नहीं कर रहे। हम माइनॉरिटी की बिल्कुल आवाज है, हम बुलंद करेंगे। लेकिन मेरा सवाल, जो सेक्युलर पार्टी है कथाकथित, 90% मुसलमानों के वोट इनको चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आ गई तो खामोश हो जाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप सबने देखा होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब पार्लियामेंट में, संसद में पेश हुआ, उस पर बहस चली। तमाम सियासत पार्टी के लोग थे, जिसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट थे असद साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन महाराष्ट्र में 9 उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद, जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था, गायब हो गए। भाई आपको खाली मुसलमान वोट के टाइम याद आता है? आप अगर उनके लिए आवाज भी नहीं उठाओगे, पहले तो आप उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करते। 48 सीट महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को आपने नहीं दिया। 18 एमएलसी, एक भी मुसलमान को आपने नहीं दिया। तो आप सिर्फ मुसलमानों के वोट की बात करोगे, और जब उनका काम पड़ेगा, जब उनकी तरफ से आवाज बुलंद करना होगा, जब उनकी हक की लड़ाई करना होगा, तो आप खामोश बैठ जाते हो, आप मुंह में दही जमा के बैठ जाते हो। ये किस तरह की राजनीति होती है? जनता जनार्दन सब देख रही है। तो अब जनता के भी दिमाग में समझ में आ गया कौन अपना कौन पराया। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, हमेशा याद रखना। देखिए, मैंने इसे आपको पहले ही बताया, इधर पक्का कुछ नहीं है। पार्टी है, पार्टी फैसला करती है कि वारिस पठान लड़ेंगे या कोई फलां लड़ेगा, कोई लड़ेगा। लेकिन एक चीज यकीन मानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। भिवंडी वेस्ट में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगे हम, अच्छी जगहों के पूरा फैसला करेंगे आला कमान कहाँ लड़ना, लेकिन लड़ेंगे। क्योंकि पिछली मर्तबा खालिद गुड्डू साहब जो लड़े थे, वहां से अच्छे वोट मिले हमको भिवंडी वेस्ट से। तो वहां पे हमारी बॉडी है, लोग वहां काम कर रहे हैं, सब मिलकर जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे, वहां से जरूर लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने सिर्फ भिवंडी वेस्ट के लड़ने के लिए आपको बताया कि कुछ भिवंडी शहर के मुद्दे भी बताया? नहीं, भिवंडी शहर के मुद्दों से तो मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ भिवंडी में आना जाना है मेरा, लोगों से मेल मिलाप है, वहाँ पे हमारी जो टीम है उससे भी बातचीत होती है। तो इतने बरसों से जब देखिए, आज भी अगर आप भिवंडी में चले जाओ, रस्तों की हालत आप देख लो, मैं रियल बता रहा हूँ। स्कूल की हालत है क्या है आप देख लीजिए भिवंडी के अंदर। आज भिवंडी शहर यानी एक लूम का, पावर लूम के लिए इतना बड़ा माना जाता है मालेगांव भिवंडी। आज वहाँ का तरक्की के लिए क्या हुआ इतने बरसों में। और भिवंडी के अंदर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा ताल्लुक भिवंडी से कैसा और क्यों मुझे वहाँ के बुजुर्ग लोग इतना मोहब्बत भी करते हैं। भिवंडी राइट का जो मसला हुआ था 1974 राइट हुआ था, तो वहाँ पे काफी बच्चे पकड़े थे। उस वक्त वहाँ पे 2 वकील जो थे भिवंडी के अंदर, जो उनके केस लड़ रहे थे और पूरे दिलो जान से लड़ रहे थे, वो एक थे बिस्मिल्लाह खान पठान, वो मेरे चाचा थे, और एक थे यूसुफ पठान, वो मेरे वालिद थे। तो मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने उस वक्त भी भिवंडी के यहाँ पर केस लड़ा। हमारा वहाँ से ताल्लुकात है मेरा, इसलिए मैं भिवंडी में आता हूँ, अपनापन लगता है, अपना फील होता है, महसूस होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जहाँ से भी पार्टी बोलेगी, अगर पार्टी बोलेगी कि ठीक है वारिस पठान तुमको भिवंडी वेस्ट से लड़ना है, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान लब्बैक करेगा, आ जाएगा वहाँ पे कैंपेनिंग। देखिए, अपने बाइकल्ला की बात निकाली तो पहले जवाब दूंगा आपकी बात का। अल्हम्दुलिल्लाह बाइकल्ला की आवाम ने बहुत मोहब्बत से नवाजा। 2014 में जब मैं नया था, 16 दिन के अंदर मेरे को कैंपेन किया, इलेक्शन में वहाँ की आवाम ने मुझे 25,000 के ऊपर वोट दिए, मैं जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 का जब चुनाव आया, तब भी बाइकल्ला की आवाम ने पूरी मोहब्बत ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया, और मुझे पहले से 10,000 के करीब वोट ज़्यादा मिले। देखिए, हमारे यहाँ 9,000 10,000 वोट ज़्यादा मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है।
10,000 के करीब वोट ज़्यादा मिले, मगर इत्तेफाक अल्लाह की जो मर्जी थी कि वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि वहाँ पे नाराज़ है। अगर पार्टी बोलेगी तो वारिस भाई को वहाँ से लड़ना चाहिए, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला जो भी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन अनकरीब है फैसला, है ना, बहुत अनकरीब है, आ जाएगा। क्योंकि चुनाव अगर घोषित होते हैं तो फिर पार्टी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, उनको कोई ना कोई तो कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा। मगर एमआईएम लड़ेगी इंशाअल्लाह। कोई इरादा, इंटेंशन, एम यही है, उनको संविधान को बचाना है, और जो भाजपा देश में नफरत फैला रही है उनको रोकना है आगे बढ़ने से। और मगर जितना संविधान ने कांग्रेस को, समाजवादी को, राष्ट्रवादी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मिला है संविधान से चुनाव लड़ने का। हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब वोट हम काटने के लिए किसी का नहीं लड़ते, हमारे जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं कि हम जीतेंगे, और फिर जनता जनार्दन है, जनता जिसको इज्जत से नवाजना चाहे उसको इज्जत से वोट देके जिता देती। लेकिन हमने हमेशा से ये, अब हम लड़ेंगे, ये बोलेंगे डी टीम है, सी टीम है, बी टीम। हमने हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई, उन्होंने महाविकास अघाड़ी की जो सीनियर नेता है उनके साथ बात की, उनको लेटर भी लिखा है, उनके खुद के अल्फाज है कि उनको लेटर लिखा है कि ठीक है, आइए कांधे से कांधा मिलाकर साथ में लड़ेंगे, हराएंगे भी। अब इनको सोचना चाहिए, इनको आगे आके करना चाहिए कि ठीक है भाई, चलिए साथ में मिलके, अगर आप मिले बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी मजलिस। और इस मर्तबा मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह हमको बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी महाराष्ट्र के चुनाव।